Today we are going to discuss about non-finite verbs, right? ये non-finite verbs जो होती हैं वो तीन होती हैं, infinitive, gerund और participle, right? क्या बोलते हैं? Infinitive, gerund and participle. Infinitive में इसमें क्या होता है कि only you can write, जैसे कि आप लिखा 2 + B1, मतलब 2 आएगा और प्लस B1 आएगा, जैसे मैंने लिखा है टू वॉक। ओके, अब जैसे टू वॉक हमने लिखा है तो अब इसको आप यूज कैसे करेंगे, राइट? तो जैसे एक होता है इसको एज ए सब्जेक्ट, राइट? एज ए सब्जेक्ट अगर इसको यूज करें तो कैसे कर सकते हैं? टू वॉक is good for health। क्या मतलब हुआ? टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब वो वाला रूल देखिए जो आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या होता था? जहां से वर्ब होती थी, राइट, उसके पहले का क्या होता था? यहां से पहले का, इससे पहले का क्या है? ये होता था आपका सब्जेक्ट और ये क्या होता था? नहीं, ये होता था प्रेडिकेट। समझ में आ गया? ऐसे मान लीजिए अगर हमें इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना हो तो आप क्या करेंगे? तो ये चीज जो है वो बाद में आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू वॉक, चलो ये कर दो। अब ये किधर आ गई भाई? राइट, ये किस में आ गई? ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ गई। ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया और ये एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? एज ए ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज एक इसमें और देखिए, कुछ शब्द इसमें ऐसे होते हैं जिनके बाद, जिनके पहले मतलब टू नहीं लगता है। कोई शब्द याद है आपको? कौन कौन शब्द हैं जिनके बाद नहीं लगता है? जैसे इसमें क्या होता है कि देखो, एक तो होता है लेट, ओके, राइट? जैसे आपने देखा कि नोट करके डाल लीजिए कि शुड है, ठीक है ना? मस्ट, देखिए आउट टू एक ऐसा शब्द है जिसमें आउट के बाद टू जरूर लगेगा, ठीक है? बाकी जैसे यहां पे कैन है, राइट, कुड है, फिर क्या है? मे के बाद क्या होगा? माइट, आफ्टर माइट वुड, आफ्टर वुड विल, शैल, शुड ऑलरेडी वी हैव रिटन। अब देखिए ये इतनी जितनी मॉडल वर्ब्स होती हैं, राइट, इसके बाद कभी भी आपको इन्फिनिटिव नहीं लगेगा इनके साथ में, राइट? जैसे मान लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यू शुड वॉक। टू वॉक नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? यू शुड वॉक। ओके, समझ में आ गया ये, राइट? She may speak English। She may speak English, वह अंग्रेजी बोल सकती है। अब यहां पे क्या है? may लग गया तो you cannot write to, यहां पे to नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं? you cannot write to, to आप लिख नहीं सकते इसको।
समझ में आ गया ये? तो जितने भी ये शब्द हैं इनके बाद हम नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज है, और क्या है, ये पहला डाल लीजिए नोट, दूसरा राइट। और क्या शब्द हैं, जैसे लेट है, और क्या है, मेक, सी, नीड, डेयर, यस। अच्छा, वुड बेटर, वुड रादर, राइट, हियर, फील, स्मेल, लेट, मेक, सी, नीड, डेयर, हियर, फील, स्मेल, वॉच, जब ये एक्टिव फॉर्म में होती हैं, when they are in active form, in active form, then we don't use to, ठीक है ना। जब ये एक्टिव फॉर्म में होती है इतनी वर्ब्स, तो इसमें टू का प्रयोग नहीं होता है। और जब ये पैसिव वॉइस में होती हैं, राइट, इन पैसिव वॉइस then we use to, राइट। जैसे देखिए, अगर पैसिव वॉइस में इनका यूज करेंगे तो किस तरीके से, जैसे कि ही वॉज हर्ड, he was heard, to speak English, राइट। अब ये सेंटेंस क्या है, was heard, ये पैसिव वॉइस में है, तो आप लिख दिया to speak English, राइट। तो इसमें टू का प्रयोग होगा, वैसे इसमें किसी में भी टू का प्रयोग नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग्स। इसमें भी हाँ, वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, जैसे मान लो राइट प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, राइटिंग। अब इसको हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से हैं, राइट। जैसे कि जीरेंड को हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं, एज ए प्रोपोजिशनल जीरेंड होता है। तो इसमें हम पहले करते हैं नंबर 1 एज ए सब्जेक्ट, राइट। कैसे करोगे एज ए सब्जेक्ट, यस, राइटिंग इज अ गुड हैबिट, लिखिए राइटिंग इज अ गुड हैबिट। ओके, अब यहां पे ये राइटिंग जो है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां पे इसको लिख दीजिए एज ए सब्जेक्ट। ओके, अगर हम इसको इसी तरीके से लिखें एज ए वर्ब, अगर एज ए वर्ब यूज करें तो क्या करेंगे,
I am writing. He is writing a Letter. लेटर, राइट। क्या बोलेंगे? ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे राइटिंग जो है वो किस चीज का काम कर रहा है? Verb. राइट, वो वर्ब का काम कर रहा है। तो आपने यहां पे इसको क्या लिख दिया? वर्ब। गॉट इट? अब इसको अगर हम एज ए प्रपोजिशनल यूज करें तो कैसे करेंगे? एज ए प्रोपोजिशनल, प्रोपोजिशनल में क्या आएगा? आई एम Writing. fond of singing। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? ऑफ लगा है और ऑफ के बाद क्या लिखा है? ING यानी जीरेंड। तो ये कौन सा कहलाएगा? एज ए प्रीपोजिशनल जीरेंड। वैसे फॉन्ड ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी वो ING में आएगी, यानी जीरेंड में ही आएगी ऑल द टाइम। ओके, तो ये क्या हो गया? एज ए प्रोपोजिशनल हो गया। अब हम लिखते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। एज ए ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में लिखें तो कैन यू टेल मी, कोई बता सकते हो? सीइंग इज बिलीविंग। जानते हो सीइंग इज बिलीविंग का मतलब क्या होता है? देखकर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इट मीन्स एवरीथिंग इज बिफोर योर आईज, व्हाई आर यू आस्किंग। कहते हैं जिसमें कोई डाउट ना हो, सीइंग इज बिलीविंग। सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने, स्टिल व्हाट कैन यू से, यू कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, राइट। तो इतने तरीके से हम इसको जीरेंड के रूप में एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्ब, एज ए प्रोपोजिशनल और एज ए ऑब्जेक्ट वी कैन यूज। गॉट इट? राइट? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो नोट डाउन दिस थिंग। पार्टिसिपल, जानते हो पार्टिसिपल क्या होते हैं? past participle और present participle। देखिए, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा क्या होता है? past participle। पास्ट पार्टिसिपल। और ये क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे आपने कहा वॉक प्लस ING, walking। नीचे हो गया वॉकिंग। adjective के साथ होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहां पर भी था वॉकिंग, ये भी जीरेंड है, ये भी जीरेंड है, राइट। जैसे ING यहां भी, ING भी यहां भी है। लेकिन पार्टिसिपल में एक प्रयोग कब इसको मानेंगे ये पार्टिसिपल है? तो पता है पार्टिसिपल के बाद यहां पर नाउन लाना जरूरी है। नाउन जब आ जाएगा तो ये कहलाएगा पार्टिसिपल, बिकॉज पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। करता नहीं करता भाई? अब जैसे यहां पे आप क्या लगा दोगे? अगर यहां पे प्लस नाउन लगा दो तो आपका सही हुआ ये। जैसे आप ये कह दो वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक, राइट। रोलिंग स्टोन,
रोलिंग स्टोन। तो देखो यहां पे क्या है, वॉकिंग जो है वो स्टिक यानी ये घूमने वाली छड़ी है, ये कौन बता रहा है, वॉकिंग बता रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, क्योंकि स्टिक क्या हो गई, नाउन। ऐसे ही ये रोलिंग स्टोन, स्टोन क्या हो गया, नाउन, और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि लुढ़कता हुआ पत्थर, तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर मैंने आपको बताया था कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये अकेले ही काम करता है, इसके आगे कोई नाउन नहीं लगा होता है, राइट। अब दूसरी चीज हो गई, जैसे मान लीजिए ये है, राइट, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो हमेशा ये थर्ड फॉर्म से होगा, जैसे आपने कहा ब्रोकन ट्री, ट्री क्या है, नाउन है, और ब्रोकन क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टूटा हुआ पेड़, ठीक है। जब ये टूटा हुआ पेड़ बता रहा है, और है क्या, ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये, तो ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, राइट। यानी इसको हम बोलते हैं, और क्या लगा सकते हो, जैसे आपने कहा क्रैक्ड लेग यानी टूटा हुआ पैर, क्रैक्ड लेग, और क्या बता रहे थे, स्टोलन बुक, स्टोलन बुक यानी चोरी की किताब, स्टोलन कहते हैं चुराई हुई, और बुक क्या है, नाउन, तो ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखना वेरी केयरफुली, ओके, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड दोनों फर्क क्या है, जीरेंड अकेले लिखा होगा, इसमें कुछ भी नहीं लगा होगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और यहां पे क्या लिखा होगा, वॉकिंग स्टिक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी वॉकिंग के बाद कोई भी शब्द दिया होगा आईएनजी वाला, आफ्टर दैट देयर वुड बी गिवन द नाउन जरूर दिया होगा, गॉट इट, ओके। अब देखिए जैसे ये क्या होता है, इसमें इसको परफेक्ट कहते हैं, इसमें हैविंग लगाते हैं, राइट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा हैविंग टेकन फूड, यानी खाना खाने के बाद आई वेंट टू स्कूल, खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया, यानी एक काम जब पूरी तरीके से पूरा हो जाए उसके बाद दूसरा काम हो, तो हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, राइट। रिमेंबर, समझ में आ गई तीनों चीजें, कि नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स आई मेड यू अंडरस्टैंड, नाउ डू वेरी केयरफुली, ओके।